हमारे मुकदमों में तारीख नहीं आ रही है, हम बहुत परेशान हैं। 5 साल से जेल में हैं, तो हमें अदालत की तलब ना करेगी तो हमारे मुकदमे में निर्णय कैसे होगा। मैंने वकालत शुरू की 2000 में सर, और मेरे पास जो पहला केस आया था, दफ़ा 25 का मुकदमा था, उस केस में आज तक पहली एविडेंस नहीं आई। जज चाहे, न्यायालय चाहे, तो किसी भी मुकदमे में देरी होने का कोई कारण नहीं। उन्हीं को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जज एक बहुत बड़ी पद होती है, और उनने कभी हमें मतलब जो सज़ा भी दी तो हमें कुर्सी पे बैठ के नहीं दी। हमें चैम्बर में बुलाया और हमें सज़ा सुना दी। हमें यही पता नहीं कि सज़ा कैसी। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जज साहब चैम्बर में बैठे हैं, पेशकार साहब गवाही लिख रहे हैं। इस तरह जो एक अदालत के अंदर 2-2, 3-3 अदालतें चलती हैं, न्याय कहाँ से होगा। जब पेशकार आपसे तारीख लगाने के रुपए लेता और हर तारीख पे लेता हर केस, वहाँ से मैसेज चला जाता है कि न्याय नहीं होगा। अदालतों के लिए तो मशहूर है, वहाँ की हर ईंट पैसा मांगती है। आज एक गरीब आदमी ये सोच भी नहीं सकता कि अगर उसकी 4 महीने की 5 महीने की तनख्वाह रोक दी है मालिक ने कि वो अदालत जाए, उसका खर्चा जो है वो उससे कहीं ज़्यादा होता है। ये लीगल अवेयरनेस का चक्कर जो है अमीर आदमियों को चुचले है। आपकी तनख्वाह, आपके भाई की तनख्वाह, आपकी रिश्तेदारों की तनख्वाह वकील की जेब में जाती है। भारत में हवलदार और पेशकार ये मोटा पैसा कमा रहे हैं। 200 में से आपको एक ही वकील में क्या ऐसी खूबी दिखी कि आपने उसे जज बना दिया। कम से कम 2-4 पेज का एक नोट ही दे दो कि इस वकील में इतनी खूबियां थी, इसलिए मैंने जज बनाया। स्टैचू ऑफ जस्टिस है ना, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई। कानून अंधा नहीं है, वो बहरा, दिखता सब, सुनना नहीं चाहता। साल हो गए जेल में, ना कोई जजमेंट करने वाला है। पता नहीं क्या हो गया रहेगा। 13, 14 साल हो गए बंद। मेरी उम्र है 72-73 साल की। 80, 86 साल। मैं आज 21वीं साल चल रही है। 78 का केस है, 1178 का। 302, 376, 70 साल की बुढ़िया की उसमें 76 लगी हुई है। अदालत में न्याय की प्रक्रिया में बहुत परेशानियाँ हैं। वो वही किसी जजमेंट को कर रहे हैं तो किस कंडीशन पे करोगे, सरकमटेंस एविडेंस पे करोगे या फिटनेस पे करोगे या मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार करोगे, तो वो डिसाइड नहीं कि उनका विवेक ऐसा है कि इस तरह का विवेक हो जाता है, मर्जी आवश्यक होती है घसीट लेती। अदालत इंसाफ का मंदिर है। इन मंदिरों में इंसाफ होता है, न्याय मिलता है। ये जो इंसाफ की देवी है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। ये देखती किसी को नहीं मगर सुनती सबकी है। इसीलिए इस चौखट पर रूप रंग, अनपढ़ विद्वान, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होता। इसके आगे सब बराबर है। सबके साथ बराबर का इंसाफ होता है। लेकिन जैसे जैसे समाज में असमानताएं बढ़ी हैं, तो इंसाफ पाने वालों की कतार भी काफी बढ़ गई है, जिससे अक्सर इंसाफ मिलने में देर हो जाती है। अक्सर इंसाफ मिलने में पीढ़ियां लग जाती हैं। 12 मार्च 1947 को हमारे पापा घनश्याम दास के नाम उनके बाबा कन्हैया लाल जी ने वसीयत करी थी। उस समय उस वसीयत में जो था कि एक मकान, एक दुकान हमारे पिताजी के नाम करी गई थी। उस समय पिताजी मकान पर रहते थे तो उसमें कब्जा लेने में कोई परेशानी नहीं हुई, पर चूँकि पिताजी की उम्र उस समय लगभग 7 साल की थी, तो उस समय दुकान पर कब्जा नहीं मिल पाया। देश की आजादी से भी कुछ महीने पहले की गई एक वसीयत को अदालती कार्रवाई के जरिए लागू करवाने में
75 साल लग गए। जिनके नाम वसीयत हुई वो तो बेचारे इंतजार करते करते परलोक चले गए, और उनके पुत्र को भी जिस उम्र में इस संपत्ति का कब्जा मिला तो वो समझ नहीं पा रहे कि इस बढ़ती उम्र में कोई नया काम कैसे सीखा जाए। मेरी अब उम्र 48 साल की होने पर दुकान पर कब्जा मिला है, तो अब इस उम्र में हम क्या सीखेंगे और क्या काम करेंगे। जो हम अपने बच्चों के लिए कर सकते थे हम उसमें जो है बिल्कुल पीछे रह गए, और हम अपने बच्चों के लिए अब इस उम्र में क्या करेंगे ये सोचने पर मजबूर हैं। अगर त्वरित निर्णय कोर्ट करता है तो उससे वादी को काफ़ी लाभ मिल सकता है और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सकता है। बरेली का ये मुकदमा अकेला ऐसा नहीं है जहां इंसाफ के इंतजार में पीढ़ियां गुजर गई हैं। दीवानी और फौजदारी के कई मामले आज भी जिला अदालतों में चल रहे हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पर दिए आंकड़ों की अगर बात करें तो देश के कई राज्यों की कुछ अदालतों में अभी भी ऐसे मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे मुकदमों की तादाद बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये दिखाने के लिए काफी है कि पीढ़ियां लग जाती हैं मुकदमा लड़ते लड़ते। और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की अगर माने तो दीवानी के मामलों में देश की अदालतों में 30 साल से अधिक समय से लंबित मुकदमों की संख्या 30,000 से ज्यादा है, और 20 साल से 30 साल के बीच के लंबित मुकदमों की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा है। पीढ़ियां गुजर जाती हैं। कभी वादी पक्ष के गवाह नहीं हाजिर हुए तो कभी प्रतिवादी पक्ष के गवाह नदारत। People's faith in the court system, in the judicial system, that is increasing day by day. लोगों के पास न्यायालय में शरण लेने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। मुकदमों की संख्या बढ़ने का मेन वजह वही है कि लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। दूसरा, जिस ढंग से जिस रफ्तार में मुकदमे दाखिल हो रहे हैं उस रफ्तार में पेंडेंसी कम नहीं हो रही है, ये डिसीजन नहीं आ रहे हैं। हमको लगता है कि वो रफ्तार दूना से भी ज़्यादा है केस के फाइलिंग का। क्यों मुकदमे ज़्यादा दिनों तक लंबित हो रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। जो सबसे बड़ा कारण है वो है लेस नंबर ऑफ जजेस इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लिटिगेशन। मुकदमों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पहले भी देश के कई न्यायमूर्ति अलग अलग समय पर सरकारों से अदालतों की संख्या बढ़ाने, जजों की संख्या बढ़ाने और बुनियादी ढांचा बढ़ाने की मांग करते आए हैं। I am of the firm belief that judicial infrastructure, both in terms of personal and physical infrastructure, needs urgent attention. With the expanding economy and growth in population, the caseload is rising alarmingly. There is severe gap between the existing infrastructure and the projected justice needs of the people. As on today, out of 1104 sanctioned posts of High Court judges, there are 388 vacancies. बुनियादी ढांचों की कमी और सिस्टम की कमी की तरफ उंगली उठा देना तो आसान है, लेकिन ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने इसी व्यवस्था, इसी सिस्टम में रहते हुए अपनी सार्थकता साबित की। मुश्किल ये है कि हम सुधार करना नहीं चाहते, सुधार होने नहीं देना चाहते, और हम सिस्टम को गालियां देना चाहते हैं। खुद ना तो हम खुद में सुधार करना चाहते हैं कि हम जो है अपने कोर्ट के वो कम से कम वकीलों की मर्ज़ी के हिसाब से ना चलाएं। मेरे लिए सिंपल सा मैसेज है, भैया अदालत में आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। ये अदालतें वकीलों को बिजनेस देने के लिए नहीं हैं, ना ही जजों को नौकरी देने के लिए हैं। ये अदालतें आम जनता को न्याय देने के लिए बनी हैं, और ये जो है हमारी सबसे प्राइम ड्यूटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वकील भी क्या करे? अगर पुलिस ने किसी केस में बहुत सारे गवाह बना लिए हैं तो ऐसे मुकदमों का लंबे समय तक चलना तय है। अगर आपने 100 गवाह किसी केस में बना दिए प्रोसिक्यूशन के, तो उस केस में आपने ये तय कर दिया पहले दिन कि अब इस केस का निर्धारण कई साल तक नहीं होगा, एक गवाह नहीं आएगा, फिर गवाह मर जाते हैं,
इन केसेस के अंदर, क्योंकि सालों तक ये केस चलते रहते हैं, गवाह मर जाते हैं, गवाह बीमार हो जाते हैं, गवाहों की मेमोरी खत्म हो जाती है, तो अल्टीमेटली केस का क्या हुआ? अल्टीमेटली न्याय तो ना हुआ ना। न्याय या इंसाफ हो भी कैसे सकता है? हमारी आज की अदालतें इंसाफ करने के बजाय कानून की व्याख्याओं और जटिलताओं में ज्यादा उलझी हुई नजर आती हैं। और इसी का परिणाम है देश की अदालतों में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या। 1 करोड़ से ज्यादा दीवानी मुकदमे अदालतों में फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा जिला स्तर की अदालतों में। आपराधिक मामला हो तो उसमें समझा जा सकता है कि पुलिस की तफ्तीश में कुछ कमी रह गई, लेकिन ये तो दीवानी मामले हैं, इनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं। सिविल केसेस पेंडिंग, उसमें पुलिस का रोल नहीं है, लेकिन उसमें डेफिनेटली रोल एडवोकेट्स का है और कोर्ट्स का है। अब सवाल ये है कि अगर दोनों पार्टीज में से या दोनों एडवोकेट्स आपस में ये डिसाइड कर लें कि किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर हियरिंग नहीं करनी, तो उस केस में सिविल कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। अब अगर एक एडवोकेट इस ग्राउंड के ऊपर एडजमेंट ले कि वो बीमार है, या कोर्ट में आके कहे मेरी तबीयत ठीक थी, अभी तबीयत ख़राब हो गई है, तो कोर्ट को उसको एडजमेंट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है ऐसे ही है कि दो में से कोई एक जिसको लगता है कि उसका केस कमज़ोर है और डिले करने में ही उसको फ़ायदा है, तो वो किसी भी ग्राउंड के ऊपर कितनी भी बार पूरी कोशिश करता है। फिर उसको ये भी पता है कि कॉस्ट लगेगी, एक बार लगेगी, वो कॉस्ट पे कर देगा। कॉस्ट उससे ज़्यादा बढ़ेगी, वो कह रहा है उसको भी पे कर देगा। फिर अगर उसकी अपॉर्चुनिटी, उसका मौका ख़त्म किया जाए तो उसके पास है, वो ऊपर हायर कोर्ट में जा सकता है, और अमूमन क्या होता है कि वहाँ से फिर उसको लिबर्टी मिल जाती है। तो क्योंकि ऐसे एडवोकेट को या उस पक्ष को मालूम है कि वो कितना टाइम किस तरीके से ले सकता है, तो वो उसका फ़ायदा उठाता है। लेकिन शायद ही कोई वकील ये मानेगा कि उसकी वजह से मुकदमों में तारीख पर तारीख लगती जाती है। वो उल्टे व्यवस्था पर प्रश्न उठा देंगे। हमको ये कहने में दोष दिया जाता है कि वकील बड़ा टाइम देते हैं। क्रिमिनल केस में भी कहा जाता है कि वकील जो है सो तारीख पे तारीख लेते हैं, इसलिए मुकदमों का निपटारा जल्दी नहीं हो पाता है, फैसले जल्दी नहीं हो पाते हैं। वकील का रोल इतना ही है कि अपने क्लाइंट के पक्ष की जो बात है, कानून के हक की जो बात है, कानून को और मुकदमे के का जो पक्षकार है उसकी बातों को न्यायालय के सामने रख देना, फैसला देना न्यायालय के हाथ में है। अब उसमें हम अपने पक्ष की बात कर रहे हैं, डिस्पोजल आपके हाथ में है, एडजॉर्नमेंट का हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना न्यायालय के हाथ में है। हालांकि कुछ ये मानते हैं कि वकीलों का एक तबका ऐसा करता है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से हो सकता है मैक्सिमम 5-10% लोग जिम्मेदार हों, लेकिन 90% लोग इसके जिम्मेदार नहीं होते। 90% लोग अपना ईमानदारी से काम करते हैं कोर्ट में और कोशिश करते हैं उनके क्लाइंट को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, लेकिन वो अपने आप को असहाय महसूस तब करते हैं जब कोर्ट उनकी नहीं सुनती। मुझे लगता है ये प्रोफेशन वास्तव में बना था लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन ये वकालत का पेशा अब पूरी तरीके से बन गया है पैसा कमाने के लिए। अब केस जितना ज़्यादा चलेगा, तारीख उतनी ज़्यादा होगी, तारीख उतनी ज़्यादा होगी, तो स्वाभाविक सी बात है जितनी बार तारीख पड़ेगी उतनी ज़्यादा उसकी फीस आती रहेगी। भाई कुछ तो वकील ऐसे हैं जो फिक्स कर लेते हैं, भाई हमको 1 लाख रुपए लेना है, 2 लाख रुपए लेना है, वो तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी केस खत्म हो जाए। लेकिन जो अभी सेटल्ड नहीं है, जो हर तारीख पे 1000 रुपये लेते हैं, हर तारीख पे 2000 या 3000 रुपये लेते हैं या 500 रुपये लेते हैं, जो भी है, वो तो चाहेंगे ना कि इसमें 100 तारीख पड़े या 200 तारीख पड़े, 500 तारीख पड़े। अगर दूसरी पार्टी मजबूत है तो वो तो पेशकार को भी पैसा दे देती है। भाई पेशकार को भी पैसा जा रहा है, लंबी लंबी तारीख दो, 6-6 महीने के बाद तारीख दो, 8-8 महीने के बाद तारीख दो। कुल मिलाकर इंसाफ दिलाने वाले सभी प्रमुख स्तंभों के पास मुकदमों के लंबे खिंचने के पीछे अपने अपने तर्क हैं। लेकिन ये तो हुई दीवानी मामलों की स्थिति। फौजदारी या आपराधिक मामलों की स्थिति तो
इससे भी ज्यादा खराब है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक देश के लंबित लगभग 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मुकदमों में सबसे ज्यादा लगभग 75% मुकदमे फौजदारी के हैं, यानी 3 करोड़ से भी ज्यादा। ये डेटा जो है नेशनल जुडिशियल रिकॉर्ड का डेटा है, जो अब तक का करीब 4.45 करोड़ केसेस पूरे पेंडिंग हैं, जिसमें 70,000 से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हैं, 4.5 लाख 5 लाख हाई कोर्टों में हैं और बाकी ट्रायल कोर्टों में। लेकिन इसके अंदर वो केस शामिल नहीं है जो लेबर कोर्ट में हैं, ट्रिब्यूनल्स में हैं, कंज्यूमर कोर्ट में हैं और बाकी इतने सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। अगर हम उनका भी डाटा शामिल कर लें तो हमारे यहाँ कुल पेंडेंसी 5.5 करोड़ 6 करोड़ की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रिब्यूनल वगैरह के सभी मामले लिए जाएं, तो उनमें भी लगभग आधे से ज्यादा मुकदमे फौजदारी अदालतों में लंबित हैं। फौजदारी मुकदमों का मतलब हुआ इंसाफ की प्रक्रिया में 2 और स्तंभों, पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील का भी जुड़ जाना। ऐसे मामलों में बचाव पक्ष के वकील के लिए अपने क्लाइंट के हित में काम करना उन वकीलों की पेशागत जरूरत हो जाती है। आप अगर डिफेंस की बात करें, जिस व्यक्ति के जो मुजरिम उसके अंदर बनाया गया है उसको सूट करता है ये, उसको ये सिचुएशन कि केस डिसाइड ना हो, उसको ये सूट करता है। ये फैक्ट है, ये ब्लैटेंट फैक्ट है इस देश का। तो इसके अंदर जिम्मेदार कौन है? या तो कानून बनाने वाले या कानून इंप्लीमेंट करने वाले। हाँ, उसका ठीकरा कोर्ट के ऊपर जरूर फोड़ा जाता है, ये जरूर कहा जाता है कोर्ट सही से काम नहीं कर रही। अरे जब आपने 150-200 विटनेसेस के साथ 20,000 पेज की चार्जशीट किसी केस में फाइल कर दी, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो कोर्ट उसका निर्णय 2 साल में कर देगी? उसका मैटर चलेगा ही चलेगा। और आप मुजरिम को ये चांस दे रहे हैं, मुजरिम के वकील को और मुजरिम को ये चांस दे रहे हैं कि वो उसको डिले करे। और ऐसा ही कुछ घटा उत्तर प्रदेश के जलालाबाद के राजेश्वर के परिवार में। 1992 की बात है, जब लोग जे आए थे दिन के 4 बजे। उस समय की बहुत कम यादें हैं। वे लोग आए थे, हम एक घर में थे और उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया गांव को, गोली चलाने लगे और पिताजी को उन्होंने मार दिया, गोली मार दी, उनकी मौत हो गई। फिर मेरे ताऊ जी जलालाबाद से पुलिस लाए, हमारे भाई नरसिंह ने रिपोर्ट लिखवाई उन लोगों पर। करीब 21 लोग थे। 1992 में हुए अपराध के मामले में पीड़ित पक्ष को पुलिस लगभग 30 साल बाद अदालत से इंसाफ दिला पाई। मृतक की पत्नी तो इंसाफ की बाट जोहती जोहती इस दुनिया से चली गई। पूरे 21 लोग थे, 21 में 10 की मृत्यु हो गई है, एक नाबालिग है, 10 की सज़ा हो गई है। फैसला जल्दी आ जाना चाहिए, इसलिए मेरी माता को देखना चाहिए। हाँ, मुजरिमों को सज़ा मिली है, अब लेट आया है, इसमें दिक्कत हो गई है। माता जी हैं नहीं इस टाइम, उनको पता ही नहीं लगा हाँ सज़ा मिली या नहीं, वो तो मृत्यु में हो गई। ये केवल एक वानगी है अदालतों में होने वाले फैसलों में देरी की। राजस्थान के भरतपुर के बहुचर्चित राजा मान सिंह और उनके 2 साथियों की हत्या के मामले में 11 पुलिसकर्मियों को मथुरा जिला न्यायालय ने 35 साल बाद दोषी माना और 3 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया। तलाशने बैठेंगे तो देश के हर जिले के किसी मोहल्ले या गांव में कोई एक परिवार ऐसा जरूर मिल जाएगा जो सालों से इंसाफ के इंतजार में बैठा है। क्या देश में अपराधों की तफ्तीश करने वाले पुलिस वालों की संख्या कम है या फिर काबिलियत की कमी है? हम बात करते हैं पुलिस की। सबसे पहले पुलिस में एक ग्रेजुएट को उसको एक ट्रेनिंग देते हैं छोटी सी, और उसको इन्वेस्टिगेटर नियुक्त कर देते हैं। क्या वास्तव में हमारी जो ट्रेनिंग है
वो वास्तव में पूरी है? क्या उस व्यक्ति को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने ट्रेन किया है? इस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करना आता ही नहीं है। शक के बुना पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। एविडेंसेस के बेसिस पे, एविडेंसेस की ट्रेल करते हुए इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है। जब इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे कोई चार्जशीट कोर्ट में लेके जाई जाएगी, आप उसका हश्र समझ सकते हैं क्या होगा। 10 लाख की आबादी से जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, लॉ और ऑर्डर का काम अलग अलग हो, इसलिए कि देखा जाता था कि रोज़मर्रा के काम में लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं बड़े शहरों में रोज़ खड़ी होती हैं। कभी स्टूडेंट एजिटेशन है, कभी लेबर एजिटेशन है, कभी कम्युनल प्रॉब्लम है, कभी वीआईपी विजिट्स है, कुछ ना कुछ रोज़ लगा रहता है। और जब रोज़ लगा रहता है तो उस ज़िले की पुलिस का सबसे बड़ी जो चिंता ये होती है कि आज का दिन ठीक से निकल जाए, और उस दिन को ठीक से निकालने में क्या सारी पुलिस को झोंक देता है। जो आदमी तफ्तीश कर रहा है, जांच कर रहा है, उसको भी लगा देता है। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं हर दूसरे तीसरे दिन खड़ी हो रही हैं, हर हफ्ते खड़ी हो रही हैं, तो वो इन्वेस्टिगेटर बार बार लॉ एंड ऑर्डर समस्या में जा रहा है। कानून व्यवस्था को भी देखना और अपराध की तफ्तीश भी करना, दोनों कामों का दबाव और उस पर से सियासत के हाथों में एक चाबुक के रूप में इस्तेमाल होने वाली पुलिस के पास भी अपराधों की तफ्तीश के ज्यादा विकल्प नहीं है। और ऐसे तमाम मामले भरे पड़े हैं। अमरोहा के सुरेश सिंह को तो पुलिस ने डरा धमकाकर अपनी ही बेटी के कत्ल की साजिश में मुजरिम बना दिया। वो तो भला हो कि अपने प्रेमी के साथ भागी उनकी बेटी जिंदा मिल गई, नहीं तो आज कत्ल के इल्जाम में सजा भुगत रहे होते। ललितपुर के एक मामले में तो मुल्जिम का आरोप है कि महामारी के दौरान मास्क की आड़ में पुलिस ने उनके मुंह पर टेप चिपकाकर अदालत में पेश किया। जेल में हम मिलने गए थे, सो हमने कि तुमने मुंह काहे नहीं बोला था कि तुमने ये काम किया नहीं है, तुम वो बोलते। सो हमारे पति बोले कि हमको मार मार के डंडा और कह रहे थे कि तुम बोलेगे तो तुम्हारे दिमाग पे गोली मार देंगे, तुम बोलना नहीं। और टेप चिपकाया और फिर ऊपर से मास्क लगाया, तो इसके जरिए वे बोल नहीं पाए। सातों लोग बोल नहीं पाए, बस उनको जेल में डाल दिया। अब हमारे पति लड़का है, एक हमारा बच्चा है, 2 बच्चे हैं, उनकी कसम कर रहे हैं हमारे पति के हमने कुछ काम नहीं किया, हम कुछ काम नहीं जे करते हैं। हमारे पति तो मुर्दा नहीं देख पाते हैं, मुर्दा देखते तो हैं तो बहुत घबरा जाते हैं, वे बीमार का करते जे। मैंने तो अपने फादर को खो दिया है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा पुलिस पे कुछ डाउट है कि अभी तक कुछ भी सामान की बरामदगी नहीं की है। वो जो निर्दोष हैं वो ना फंसे, मेरा कहना यही है, और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। पुलिस की तहकीकात के तरीके पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील भी अपने मुकदमे कितनी संजीदगी से लड़ेंगे, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। अगर पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अगर जेल में भेजा है, पुलिस के द्वारा की गई विवेचना और पुलिस के द्वारा अब तक जो साक्ष्य संकलित किया गया है, उसी के आधार पर न्यायालय में अपनी बात रखता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तथ्यों को अपने हिसाब से नहीं पैदा करता। तथ्य वो होते हैं जो पुलिस की तरफ से विवेचना में संकलित किए जाते हैं। गिरफ्तारी पुलिस को करनी है, और पुलिस ने जो साक्ष्य संकलित किया है उस साक्ष्य को न्यायालय के सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रखना है। लेकिन यह समस्या का केवल एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि पुलिस भी जल्दबाजी में रहती है। जब तक प्रोसिक्यूशन ब्रांच से कोई केस क्लियर नहीं होता तब तक कोर्ट में फाइल नहीं होता। एफआईआर रजिस्टर हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, प्रूफ कलेक्ट हुए, तो उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो सब देखते हैं ना। उनकी ड्यूटी है देखना कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया, क्या उतनी एविडेंस उस व्यक्ति के अगेंस्ट है जिसको कि हम कह रहे हैं कि उसने ये ऐसा अपराध किया है। अगर उनको ऐसा नज़र आता है, लगता है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, तो कोर्ट में भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा समझे कि नहीं अब जो भी एफआईआर होगी तो कोर्ट में भेजना ही है और इसका फैसला जज ही करे, मजिस्ट्रेट ही करे कि एविडेंस है या नहीं है, तो उसके लिए तो फिर ट्रायल की ज़रूरत होगी और ट्रायल में फिर समय लगेगा। इसके अलावा फौजदारी मुकदमों की संख्या के हिसाब से
अदालतों में सरकार की तरफ से नियुक्त वकीलों की संख्या भी मुकदमों के लंबे खिंचने का कारण बनती है। सबसे अहम तो यह है कि जितने न्यायालय हैं हमारे, प्रत्येक न्यायालय के अनुपात में एक अभियोजक, कम से कम एक अभियोजक न्यायालय में हो, तो जिससे कि न्यायालय में जब भी आवश्यकता हो तब वो अभियोजक उपलब्ध रहे। मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देता हूं कि न्यायालय के अनुपात में 1/3 से भी कम अभियोजक हैं। तो स्थिति ये होती है कि 3-3, 4-4 अदालतों में एक अभियोजक को काम देखना पड़ रहा है। फौजदारी मुकदमों में सरकारी वकीलों की कमी के साथ साथ बचाव पक्ष यानी अभियुक्तों की तरफ से पेश हुए वकीलों की भूमिका भी अहम हो जाती है। इन वकीलों की सारी कोशिश इसमें लगी रहती है कि उनके क्लाइंट यानी अभियुक्तों के खिलाफ अपराध साबित न हो, भले ही मुकदमा कितना लंबा क्यों ना खिंच जाए। हर मुकदमे के अंदर जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है वो अगर निरपराध होता है तो उसकी ये कोशिश होती है कि मेरा मुकदमा जल्दी निपटे और जल्दी फैसला हो। लेकिन जिसने अपराध किया होता है उसे भी पता होता है कि मैंने अपराध किया है, तो उसके कारण उसकी कोशिश ये होती है कि मैं इस मुकदमे को जितना लंबा खींच सकूँ खींचूँ और गवाहों को तंग करूँ ताकि गवाह बार बार आकर के तंग होकर के पेश होना ही बंद कर दें। या यही कोशिश होती है उनकी कि कोई जज ऐसा आ जाए जिससे या तो सेटिंग हो जाए या जो लीनेंट हो या जो हमारे वकील साहब की बात सुनता हो, तो मेरा मुकदमा जो है बरी हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि जज अगर ठीक ठाक भी आ गए, ईमानदार जज भी आ गए, वो चाहते भी मुकदमा जल्दी जल्दी चले, तो वकील जाके बार बार कोई एक नया बहाना ले कि गवाह नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, कुछ न कुछ बहाना लेके उसको एडजस्ट कराते रहते हैं। जज एक बार अपनी जिद पे आ गया कि नहीं हम इसको सुनेंगे, तो क्या करेंगे, वकील बदल लेंगे। पहले एक्स थे, बाद में वाई आ गए, अब दूसरे नए वकील आ गए, वो कहेंगे हमें तुझे फाइल कल मिली है, हमको इसको पढ़ने के लिए चाहिए। तो इस तरीके से जनरली जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 साल के लिए होता है। एक वकील आएगा 3 साल तक उसको आगे बढ़ाएगा, जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया, नए जज साहब आ गए, उनको फाइल पढ़ने में, मुकदमे को समझने में टाइम चाहिए होता है। दूसरा वकील आ जाएगा, वो उनको 3 साल तक आगे बढ़ाता रहेगा। तो इस तरीके से भारत में जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये तो बातें हो गई मुकदमों के लंबे चलने की, लेकिन ललितपुर के विष्णु तिवारी जैसे मुकदमों के बारे में क्या कहा जाए, जिनमें एक व्यक्ति ने एक झूठे मुकदमे में फंसकर अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 20 साल सजा काटने में गुजार दिए, और वो भी बेगुनाही के बावजूद। जब हम यही समझ लो कि मतलब 16 साल की उम्र के थे, तो हमारा इतना अच्छा फैमिली परिवार था कि हम 5 भाई थे, एक हमारी बहन थी, दीदी जो सबसे बड़ी थी। तो हमारे माँ बाप थे और हमारे चाचा चाची, सब अच्छा परिवार था, मतलब अच्छे त्यौहार मनाते थे, सब अच्छा था। खेती थी, अच्छी खेती थी, 10 भैंसें थी हम पे, गाय थी कम से कम 20-30 नंग, और ज़मीन 63 नंग होती थी। गेहूँ इतना 300 बोरा, मतलब 250-300 बोरा तो गेहूँ निकलता था। और इसके बाद जो मतलब जो बिगड़ा जो मामला यहाँ से, ये 18 साल की उम्र थी हमारी, 18 या 19, वो जो भी हो, मतलब इतने ही थे। तो हम वहाँ गाय उनकी आई, उस लोगों की गाय आई, तो वो खेत में वो घुस गई। तो उनका मतलब जो हमने मतलब उनसे कहा कि मतलब इस तरीके से, और हमारे कटे रखे थे, करपा रखे थे, तो उनने थोड़ा सा गलत बोले कि मतलब पड़ गई तो पड़ गई। तो हमने कहा ऐसे कैसे पड़ गई, तुम साथ में होते तो कैसे पड़ जाते, मतलब तुमने लापरवाही करी। तो इस तरीके से जो भी विवाद हमारा वहाँ बना है सर, वो वहाँ ही बना खेत पे। इतना बड़ा विवाद नहीं था कि इतना ज़्यादा कोई थाने या कचहरी या कोर्ट कचहरी हम जानते नहीं थे। हमारा कभी कोई परिवार में ऐसा कोई मुकदमा नहीं चला, ना कोई केस लड़ा, ना कोई गलत काम किया। तो हम बहुत डरते थे इन पुलिस से, और पुलिस प्रशासन कुछ ऐसा ही था कि मतलब इनसे बहुत ज़्यादा भयभीत रहती थी। तो जो इनने जो रिपोर्ट करी उस पार्टी ने, तो हमें पता चला, तो हम डर के मारे अब भाग गए।
तो अपनी सही जो बात थी वो हम नहीं पुलिस को किसको बताते, जब हमें डर था और हमें ऐसा लग रहा था कि हमें मारेंगे, कौन मतलब किससे कहें, तो हम अपनी गलती जो हमारी थी नहीं, वो हमारी गलती ही साबित हुई, मतलब हमारे भागने से। खेत में जानवर घुसने के इस छोटे से विवाद ने स्थानीय स्तर पर नेताओं और पुलिस की गठजोड़ से जुड़कर एक ऐसा ताना बाना बुना कि उनके ऊपर दलित उत्पीड़न, बलात्कार जैसे तमाम संगीन अपराध मढ़ दिए गए। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बिना किसी ठोस सबूत के जिला स्तर पर अदालत ने इन्हें दोषी मानते हुए सजा भी सुना दी। जो कुर्सी होती है न्याय का, न्यायमूर्ति होती है, उन्हीं को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जज एक बहुत बड़ी पद मूर्ति है। और उनने कभी हमें मतलब जो सजा भी दी तो हमें कुर्सी पे बैठ के नहीं दी, चैम्बर में बुलाया, ना हमारे वो कागज़ देखे, जो हमारा मतलब जो थाने के जो कागज़ थे वो नहीं देखे, ना कुछ देखा। चैम्बर में बुलाया और हमें सज़ा सुना दी। हमें यही पता नहीं कि सज़ा कैसी का किस आधार पर। गांव के जिम्मेदार भी मानते हैं कि सामाजिक शोषण से बचाने के नाम पर बने हुए बहुत से कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 100 में से 90% मुकदमे, जो मैं अपनी वकालत के आधार पर बता रहा हूँ, 90% मुकदमे SC ST के गलत तरीके के होते हैं, जो बड़े बड़े व्यक्तियों के दबाव में क्या बोलते हैं लिखवा दिए जाते हैं, या हमें आपसे किसी की बैर भावना से, प्रधानी के चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, पॉलिटिकल जो भी लिखवा देते हैं। मैं भी एक दलित व्यक्ति हूँ, मैंने भी क्या बोलते देखा है। मेरे फादर भी क्या बोलते हाई कोर्ट जज रिटायर्ड है, मेरी बहन एक जज है, भाई एक PCS अधिकारी, मैं भी प्रधान हूँ, एडवोकेट हूँ। तो देखा है कि इसका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। और विष्णु तिवारी के मामले में तो रही सही कसर इनके वकीलों ने पूरी कर दी। हमारा भाई भी टेंशन होगा, बिल्कुल पागल हो गया। वो बेचारा एक बार मुलाकात करने मतलब गया तो बड़ा रोने लगो, कल लोगों बताओ कैसे कैसे का हुई। तो हमने कहा अब हम क्या बताएं कि कैसे का हुई। हमने जाओ वकीलों से पूछो, तो सर वकीलों का इतना कुछ रवैया ख़राब था कि जे नहीं जे वकील करो, फिर जे नहीं जे करो, तो ऐसे दो, फिर दूसरे दो, फिर उसे दो, फिर उसे दो। मतलब इस तरीके से तमाम वकील बदले। वकीलों ने इतना पैसा मतलब खाया कि जिसका सामने हर जगह मतलब दीवार कोने कोने में पैसा मांगा गया, सबको दिया। आखिरकार कामयाबी फिर भी नहीं मिली, क्योंकि बहुत दूर पड़ता था हाई कोर्ट इलाहाबाद जो पड़ता था। पोजीशन ऐसी सर इतनी खतरनाक रही, हमारी ज़मीन जो थी धीरे धीरे करके ज़मीन बिकी, गाय बिकी, भैंसें बिकी। फिर पिताजी को ऐसी टेंशन में फालिस पड़ गई, 8 में फालिस थी मतलब पड़ गई थी, 13 में वो ख़त्म हो गए। अपनी किस्मत को कोसते हुए विष्णु अपनी सजा काट रहे थे कि उनकी किस्मत ने फिर पलटा खाया। 2017 में ही हमने एक मनोज डिप्टी थे, वो भले आदमी थे, बढ़िया आदमी थे, अच्छे परिवार से थे। तो उनने बुलाया, कहने लगे, हमने कहा बाबूजी हमारी ऐसी ऐसी पोजीशन है, हमारी गरीबी है, ज़मीन वमीन सब बिक चुकी है, बर्बादी हो गई, हमारी बेल का हिसाब किताब नहीं है, और ना हमारे घर के इतने सक्षम हैं, ना इतने पढ़े लिखे हैं कि वो करवा पाएँ। तो आप कोई ऐसा अगर कोई ऑप्शन हो या कोई ऐसा मार्जिन ऐसा बने को नहीं हिसाब किताब तो आप बताएं। तो बोले बेटा ऐसा है कि विदेश सेवा समिति वाले आ रहे हैं इसी जेल में, और वो शायद है कि तुम्हारी सुन लें और परमात्मा तुम्हारा काम हो जाए। लगभग 17 साल जेल काट चुके विष्णु को एक बार फिर आस बंधी। समिति ने उनकी बात सुनी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी तरफ से याचिका लगाई। हाई कोर्ट में जब उनकी याचिका पर सुनवाई हुई तो पाया गया कि न तो दलित उत्पीड़न के मामले में कोई गवाह रहा है और न ही बलात्कार के झूठे आरोप में कोई मेडिकल परीक्षण किया गया था। उच्च न्यायालय ने पूरा का पूरा मामला फर्जी पाते हुए विष्णु तिवारी को 20 साल सजा काटने के बाद बाइज्जत बरी किया। 20 वर्ष में ही डिसीजन मतलब आया हुआ, लेकिन मतलब लेट फैसला हुआ, लेकिन गया उसके पक्ष में, क्योंकि झूठा था, कोई साक्ष्य नहीं मिला।
तो सुबह लोग बागों ने तमाम हमें आके हमसे मिले, क्योंकि सजा काटे थे तो सभी से संपर्क अच्छे थे, सबसे मतलब अच्छी बोलचाल थी, बैठक उठक थे, दुआ सलाम थी, प्रार्थना होती थी, हर चीज़ अच्छा माहौल था। तो बस उन्होंने कहा यार अब तो मिठाई बंटवा दो, अब तो विष्णु अब तो तुम्हारा वो है। हमने कैसे, कल तुम ही हो यार, तुम्हारा नाम आया विष्णु सनोप रामेश्वर है। हमने किया हाँ। कल जिला ललितपुर पड़ता है। हमने किया हाँ। कल तहसील तुम्हारी मेहरबानी है, कल तुम ही हो यार, हाई कोर्ट से बरी हो गए। कल कितनी इतनी सजा कट गई थी, इतनी सजा में तो बरी हो नहीं था, तुम तो खुशी मनाओ। विष्णु तिवारी की पूरी कहानी झूठ पर गढ़ी गई है। इसमें स्थानीय स्तर पर सभी पक्ष दोषी हैं। विष्णु की माने तो उनके मामले में पूरे तंत्र का मकसद जैसे केवल पैसा खाना था। फर्जी केस में उसमें कुछ नहीं। और जज साहब जो वो चले गए जिनने गवाही वाही ली, उनके बाद वो पैसा मांग रहे थे, मतलब वो पैसा भी मांग रहे थे। और जो जज साहब थे, किससे? हमारे घर वालों से। वो तो जज पेशकार और हर जो भी कर्मचारी है, जो अधिकारी है, सब रिश्वत का हिसाब था। हर आदमी रिश्वत लेता था। चाहे तारीख करने जाओ तो एक चपरासी जो तारीख बोलता है वो भी मतलब पैसा मांगता है। हर आदमी पैसा, जहाँ भी जाओ, कोई भी कार्य काम कर के लिए किसी भी अफसर ऑफिसर न जाओ, वो हर पैसा चाहिए उसे। पैसा के अलावा पैसा है तो ठीक ठाक है, और नहीं तो नहीं है। 20 साल में विष्णु ही नहीं, उनके पूरे परिवार का ताना बाना ही टूट कर बिखर गया। अपने हाथ से खाना बनाते हैं और बस सब्जी लाते हैं, अपनी काटते पीटते हैं, अपना आटा मारते हैं, अपनी बना लेते हैं और खा लेते हैं। बाकी पर जाना तो इधर उधर थोड़ा सा मतलब कोई चाचा चाचियों ने बात कर लेना, बैठना उठना, खेतों तरफ, मतलब गांव के खेत पेत हैं, परिवार के हैं तो ज़मीन है ही, वो तो पता ही है, लेकिन हमारी नहीं है। हमारी चली गई, बिक गई, लेकिन दूसरों की है तो तनक देखा तो मन बहलाया। विष्णु जैसे मामले कम जरूर हैं, लेकिन अपवाद नहीं है। गाहे बगाहे अखबारों में ऐसे मामले सुर्खियां बनते रहते हैं, और ज्यादातर मामलों का कारण है पुलिस की लापरवाही। पुलिस को असल में ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास अपराध की रिपोर्टिंग लेकर आया है तो अपराध बनता है या नहीं बनता है ये आप तय करोगे, और क्या अपराध बनता है ये भी आप तय करोगे, और उसके लिए गवाही है या नहीं है ये भी आपको ढूंढना है, साक्ष्य भी आपको ढूंढना है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि अरे तुम्हारा मुकदमा तो बहुत कमज़ोर है, इसमें 4 गवाह और ले आओ, अपने पड़ोसी को ले आओ, उससे ये गवाही दिलवाओ। एक मुकदमा कमज़ोर कह कर के उससे वो पैसे लेगा कि तुम्हारे मुकदमे को मैं बहुत मजबूत बना दूँगा। और ऐसी सलाहें देते ही पुलिस भी एक पार्टी बन जाती है और बेगुनाह फंस जाते हैं। तो फिर इन सब का समाधान क्या है? सारी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है वो एक दिन में सुधर सकती है। अगर ये ऑर्डर कर दें कि एफआईआर से लेकर के जितने बयान आप लिखते हो सबकी टेप रिकॉर्डिंग होगी, एक दिन में सुधर सकती है ये। क्योंकि एफआईआर पढ़ाई जाती है। जब आप आओगे पुलिस वाले के पास कि जी मेरे को एफआईआर लिखाना है, या तो वो कहेगा नहीं इसमें कुछ नहीं बनता, जाओ। तो ये भी वहाँ अगर जो ड्यूटी अफसर के वहाँ पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम हो तो वो जो है उसका व्यवहार एफआईआर लिखाने वाला क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, रिकॉर्ड हो जाएगा। सरकार केवल एक काम कर दे, एफआईआर जब आदमी कोई कंप्लेन करता है उसके नीचे एक अंडरटेकिंग ले ले कि भाई ये जो बातें मैं कंप्लेन कर रहा हूं, जो बात मैं लिख रहा हूं, इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। बहुत सारे फॉल्स केस ऐसे बंद हो जाएंगे। या जब गवाहों के बयान हो रहे हैं तो गवाहों के बयान में एक अंडरलाइन हो जाए कि भाई मैं जो गवाही दे रहा हूं बिल्कुल सही दे रहा हूं, और जरूरत पड़ने पे इसको मैं वापस फिर से नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए भी तैयार हूं। झूठी गवाही करने वाले बंद हो जाएंगे, तो झूठा मुकदमा बंद हो जाएगा, झूठा एफआईआर बंद हो जाएगा, झूठी गवाही बंद हो जाएगी, तो जस्टिस सिस्टम अपने आप फास्ट हो जाएगा। जिस दिन पुलिस वालों को ये ट्रेनिंग हो जाएगी कि तुम्हारा काम इन्वेस्टिगेशन करना है, मुकदमों को स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर करना नहीं है, मुकदमों के अंदर जान डालना तुम्हारा काम नहीं है। मुकदमों के अंदर जान पहले से होनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ
उसका अन्वेषण करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। जब कोई क्राइम होता है तो जो पुलिस होती है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, उसको नॉलेज जो होती है लॉ की या इन्वेस्टिगेशन की, वो उस पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगी और चार्जशीट किस तरह से फाइल होगी। अनफॉर्चुनेटली ये जो नॉलेज होती है बहुत कम होती है, सेंसिटिविटी उससे भी कम होती है। पुलिस वाला केस बनाता है क्योंकि केस उसको बनाना होता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो सच को ढूंढ रहा होता है या वो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। इसी वजह से बहुत सारे केसेस सालों साल लड़ने के बाद बरी कर दिए जाते हैं, पर उस आदमी का जो उसमें अक्यूज होता है उसकी जिंदगी तब तक तबाह हो चुकी होती है। लेकिन केवल पुलिस विभाग को सुधार कर पूरे न्याय प्रशासन को नहीं सुधारा जा सकता। कोर्ट और वकील भी इसके अहम स्तंभ हैं। अगर कोर्ट कोई तिथि नियत करता है, एक डेट ऑफ हियरिंग है, उस पर आर्ग्यूमेंट्स अगर होने हैं तो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। अब उसमें अगर किसी एक पक्ष के वकील को कुछ दिक्कत है, जेन्युइन है, अब जेन्युइन है या नहीं ये समझना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक दो बार तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा ही ऐसा होता रहे ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कोर्ट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और स्ट्रिक्ट होने का मतलब है कि उनके ऊपर कॉस्ट लगाई जाए या उनकी अपॉर्चुनिटी ख़त्म की जाए, या उनसे यह है कि रिटन सबमिशंस ली जाएँ। कई तरीके हैं कि वो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड ना कर पाए। एक ये नया फैशन है कि वकील साहब का पर्सनल रीज़न है, तारीख दे दो। पर्सनल रीज़न क्या है जी? आज मेरे घर में फंक्शन है, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज मुझे अपनी वाइफ को घुमाने ले जाना है। ऐसे पर्सनल रीज़न भी उनके तारीख देने के कारण होते हैं। आपने ये तारीख डायरी खोल के देखभाल के लिए, मैं इसमें एडजॉर्नमेंट नहीं दूंगा, लेकिन जजों की इतनी हिम्मत नहीं होती। वही है कि वकीलों से पंगा कौन ले। निचली अदालतों के जज ज़्यादातर वकीलों से किसी प्रकार का पंगा नहीं लेते। वकील अगर तारीख मांगता है, तारीख दे देते हैं। वकील गवाहों को धमकाता है, चुप बैठे रहते हैं। वकील कहता है जी आज मेरे सिर में दर्द है, मैंने केस नहीं करना, तो तारीख देते हैं। आज मैं तैयार होकर नहीं आया, तो तारीख देते हैं। आज मेरा केस दूसरा इम्पॉर्टेंट लगा हुआ है, मुझे वहाँ जाना है, तो तारीख देते हैं। और अगर वकील कहे जी मेरा बाहर केस लग गया और किसी प्रॉक्सी वकील को भेजे, तो भी जज तारीख देते हैं। लेकिन वकीलों का मानना है कि फौजदारी मुकदमों को निपटाने में कानून में बदलाव जरूरी है। सही तरह से तहकीकात हो, एविडेंस जुटाए जाएं और इनसे जुड़े कानूनों में संशोधन किया जाए, तभी हालात काबू में आ पाएंगे। फौजदारी मुकदमों से संबंधित जो भी कानून हैं, उनमें उचित बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो क्राइम हो रहे हैं और जो क्रिमिनल केसेज हो रहे हैं उनमें त्वरित न्याय मिल सकेगा लोगों को। ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। इसमें जिस तरीके को उन्होंने हर एक अपराध को एकदम डिफाइन किया हुआ है, उसका फायदा ये होता है कि जज अपनी मनमर्जी से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। वकील छोटा हो या बड़ा, उसमें इंटरप्रिटेशन ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकता। हमारे देश में मर्डर की केवल एक धारा है, 302। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में मर्डर की अलग है, बुचरिंग की अलग है, जेनोसाइड की अलग है, मैनस्लॉटर की अलग है। यानी बंदूक से मारा अलग, गला रेता तो अलग, अगर उसको मारने के बाद टुकड़े टुकड़े किए तो अलग धारा, हेट क्राइम किया तो अलग धारा। तो 10 धाराएं हैं मर्डर की। इतना क्रिस्टल क्लियर है कि जज के पास अपना दिमाग लगाना और अपनी तरीके से नई उसकी इंटरप्रिटेशन करने का मौका ही नहीं है। लेकिन चूंकि भारत में मर्डर की एक ही धारा है, पति पत्नी को मारे, आप भाई भाई को मारे, एक बिस्वा जमीन का झगड़ा हो, 100 करोड़ का झगड़ा हो, 500 करोड़ का झगड़ा हो, रोड रेज हो जाए, धारा एक ही है, 302। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब बड़ा वकील खड़ा हो जाता है तो जज साहब उसकी अलग इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, छोटा वकील खड़ा होता है उसकी अलग इंटरप्रिटेशन हो जा रही है। इसमें 123 चैप्टर हैं, 123 चैप्टर्स हैं इसमें, जबकि वहां अपराध इतना ज्यादा नहीं है, अपराध बहुत कम है वहां। और भारत में इतना क्राइम है, इसके बाद भी आईपीसी में केवल 23 चैप्टर, केवल 23 चैप्टर। जिस तरीके से यूएस में जितने भी क्राइम है, अपराध है, उनको वेल डिफाइन किया हुआ है, उसका एक जुडिशियल प्रोसेस किया हुआ है,
एग्जाम्पल के साथ इसमें दिया हुआ है। मुझे लगता है अगर हम इस तरीके का सिस्टम बना दें तो खासतौर पे जो वकील खासतौर पे दलाली करने लग गए हैं या जजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, शायद उनकी दुकान बंद हो जाएगी। दरअसल इंसाफ दिलाने वाली प्रक्रिया के चारों विभागों को पुलिस, वकील, सरकारी वकील और अदालत, इन चारों को ही संवेदनशील बनने की जरूरत है। अकेले कोई एक संस्था इसमें पहल करके सफल नहीं हो सकती। It is of supreme importance and necessity that the courts are remodeled to reach out to the people instead of the people reaching out to the courts in their quest for justice. To ensure that the courts reach out to the people, it is essential that the process of litigation is simplified and made citizen-centric. बाकी चीजों की मुहिम इस देश में चली रिफॉर्म्स की, ऐसी ही मुहिम अब जुडिशियल रिफॉर्म की भी चाहिए, जिसमें ट्रायल फास्टर हो और जब तक लोगों को यादगार में है 2-3 साल में जजमेंट्स मिल जाएं, फैसले खत्म हो जाए 3-4 साल में, इतनी ज्यादा पेंडेंसी ना हो। ये संविधान किस लिए बना है? ये संविधान बना है लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी इसी संविधान के नीचे है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसी संविधान के नीचे है। सुप्रीम कोर्ट गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सरकार अगर अपना काम नहीं कर रही है, सरकार अगर नियम कानूनों को नहीं बदल रही है, सरकार जुडिशियल चार्टर लागू नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने यह पावर दिया है कि आप टाइम बाउंड जस्टिस सिस्टम इंश्योर करिए। सुप्रीम कोर्ट जैसे बाकी मामलों में सुओ मोटो ले लेता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा जुडिशियल रिफॉर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहा है? जुडिशियल रिफॉर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आगे आ रहा है? इस देश में न्यायिक व्यवस्था चरमराई हुई है। 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार यानी 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है और सुप्रीम कोर्ट आराम से। हमारे देश के जुडिशरी की फेलियर है और मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट की भी फेलियर है।